हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी गाइड यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 9 विज्ञान के पार्ट 2 कोशिका जीवन के निर्माण इकाई का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाली हूं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी बुक के सारे सब्जेक्ट्स के एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियोज मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोष्ठक में दिए गए संकेतों के आधार पर निम्नलिखित युग्मों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, पारगम्यता, रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, संरचना, हरित लवक और वर्णी लवक, वर्णक। देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोगों को जो है युग्मों के बीच अंतर स्पष्ट करना है। आपको जो है संकेत दिया गया है, उस बेसिस पे आपको जो है अंतर स्पष्ट करना है। सबसे पहले दिया गया है कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। आपको जो है पारगम्यता के आधार पर कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति पर जो है अंतर स्पष्ट करना है। दूसरा है रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। इन दोनों में संरचना के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है। और तीसरा है हरित लवक और वर्णी लवक। आपको जो है वर्णक के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति पारगम्यता के आधार पर। उत्तर में लिखिएगा, कोशिका झिल्ली यह वर्णात्मक रूप से पारगम्य होती है। यह कुछ पदार्थों को अंदर बाहर जाने देती है और कुछ पदार्थों को रोकती है। कोशिका झिल्ली जो है वर्णात्मक पारगम्य होती है और ये कुछ ही पदार्थों को अपने अंदर आने देती है और कुछ ही पदार्थों को अपने से बाहर जाने देती है। कोशिका भित्ति यह पारगम्य होती है, इससे जल और कुछ घुले हुए खनिज आर पार जा सकते हैं। कोशिका भित्ति जो है वो पारगम्य होती है और इससे जो है जल और खनिज लवण जो है आर पार आ जा सकते हैं। दूसरा है रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। संरचना के आधार पर आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका, इसकी सतह पर राइबोसोम जुड़े होते हैं, इसलिए खुरदरी दिखाई देती है। रुक्ष यानी रुक्ष का मतलब ही होता है खुरदरा। तो इसकी सतह पर जो है राइबोसोम लगा होता है, इसलिए ये जो है रुक्ष होता है, रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका। दूसरा है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते, इसलिए यह चिकनी दिखाई देती है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में राइबोसोम नहीं होता है, इसलिए इसका सतह जो है चिकना दिखाई देता है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, रुक्ष और चिकनी। रुक्ष में राइबोसोम होता है और चिकनी में राइबोसोम नहीं होता। बस ये आप लिख दीजिएगा। उसके बाद है हरित लवक और वर्णी लवक। आपको जो है वर्णक के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है। तो हरित लवक, इसमें हरा वर्णक पर्णहरित होता है। हरित लवक में क्लोरोफिल होता है, जिस कारण इसका रंग जो है हरा होता है। और वर्णी लवक, इसमें पर्णहरित के अतिरिक्त अन्य वर्णक होते हैं जो फूलों और फलों को पीला, नारंगी या लाल रंग प्रदान करते हैं। वर्णी लवक में जो है क्लोरोफिल के अलावा अन्य वर्णक भी होता है, जिसके कारण फल का रंग जो है लाल, पीला या नारंगी दिखाई देता है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो समान जंतु कोशिकाओं को अलग अलग दो विलयनों में रखा जाता है। कोशिका X को शुद्ध जल में रखा जाता है, कोशिका Y को नमक के सांद्र विलयन में रखा जाता है। कुछ समय पश्चात कोशिकाओं का अवलोकन किया जाता है। कोशिका X फूल जाती है और कोशिका Y संकुचित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त अवलोकनों का सही स्पष्टीकरण है? देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो समान जंतु कोशिकाओं को जो है दो अलग अलग विलयनों में रखा जाता है। कोशिका X को जो है शुद्ध जल में रखा जाता है और कोशिका Y को जो है नमक के सांद्र विलयन में रखा जाता है। अब आपको कहा जा रहा है कि कुछ समय बाद जो है कोशिकाओं का अवलोकन किया जाता है, तो कोशिका X जो है वो फूल जाती है और कोशिका Y संकुचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त अवलोकन का सही स्पष्टीकरण है? तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शंस दिया गया, आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है नमक के अणु कोशिका Y में प्रवेश कर गए, जिस कारण वह संकुचित हो गई। दूसरा है कोशिका X में जल प्रवेश कर गया और कोशिका Y से बाहर गए जल की मात्रा उसमें प्रवेश कर गए नमक के विलयन की मात्रा से अधिक थी। तीसरा है कोशिका झिल्ली के माध्यम से जल कोशिका X में प्रवेश कर गया और कोशिका Y से बाहर चला गया। और चौथा है विलय के संचलन के कारण दोनों कोशिकाओं में पराशरण हुआ। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन में कहा जा रहा है कि नमक के अणु जो है कोशिका Y में प्रवेश कर गए, जिसके कारण वो जो है संकुचित हो गए।
गया। दूसरा में कहा जा रहा है कि कोशिका X में जल प्रवेश कर गया और कोशिका Y से जो है बाहर गए जल की मात्रा जो है उसमें प्रवेश किए नमक की विलयन की मात्रा से अधिक थी। तीसरा में कहा जा रहा है कि कोशिका झिल्ली के माध्यम से जल कोशिका X में प्रवेश कर गया और कोशिका Y से बाहर चला आया। और चौथा में कहा जा रहा है कि विलय के संचलन के कारण दोनों कोशिकाओं में परासरण हुआ। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कोशिका झिल्ली के माध्यम से जल कोशिका X में प्रवेश कर गया और कोशिका Y से बाहर चला गया। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 3। चित्र 2.20 में एक कोशिका का चित्र देखिए। का से छा तक चिन्हित भागों की पहचान कीजिए और नीचे दिए गए कार्यों से उनका सही मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक कोशिका का चित्र दिया गया है, आपको चिन्हित भागों का पहचान करना है और उनके कार्य से उनका सही मिलान करना है। तो सबसे पहले आप लोग जो है चिन्हित भाग को देख लीजिए। तो सबसे पहले चिन्हित भाग का नाम मैं आपको बता देती हूँ। का से छा तक सबसे पहले वाला है का माइटोकॉन्ड्रिया, खा केंद्रक, गा गोल्जी उपकरण, घा हरित लवक, अंगा कोशिका भित्ति, चा कोशिका झिल्ली और छा है रसधानी वैक्यूल। अब आपको कार्यों से मिलान करना है। तो कोशिका की सभी गतिविधियों का नियंत्रण करना। कोशिका की सभी गतिविधियों का नियंत्रण कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन खा केंद्रक। उसके बाद है कोशिकीय श्वसन का स्थल, तो ऑप्शन का माइटोकॉन्ड्रिया। भंडारण कोशिकांग जो कोशिका को दृढ़ता भी प्रदान करता है, तो इसमें आएगा रसधानी ऑप्शन छा। कोशिका के अवयवों को परिवेश से अलग करता है, कोशिका झिल्ली। कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, कोशिका भित्ति। अंतर्द्रव्य जालिका से प्राप्त सामग्री को पैक और संग्रहित करता है, तो गोल्जी उपकरण। भोजन निर्माण में सहायता करता है, तो हरित लवक। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कोशिकांगों के कौन से युग्म दिए गए वर्गों से सही सुमेलित है। यहाँ पे आप लोगों को 2 वर्ग दिया गया है, पादप कोशिका में उपस्थित और जंतु कोशिका में अनुपस्थित। आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही है। अवर्णी लवक पादप कोशिका में उपस्थित, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित। माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका में उपस्थित, राइबोसोम जंतु कोशिका में अनुपस्थित। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित, गोल्जी उपकरण जंतु कोशिका में अनुपस्थित। लाइसोसोम पादप कोशिका में उपस्थित, अंतर्द्रव्य जालिका जंतु कोशिका में अनुपस्थित। आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अवर्णी लवक पादप कोशिका में उपस्थित, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न 5। 2 विद्यार्थी रेणु और रोहित लवकों पर चर्चा कर रहे थे। रेणु ने इस बात पर बल दिया कि पौधों के सभी भागों में यहाँ तक कि जड़ों में भी लवक होते हैं। यद्यपि रोहित इस कथन से सहमत नहीं था और उसने बताया कि पादप की जड़ों में लवक अनुपस्थित होते हैं क्योंकि जड़ें भूमिगत होती है और उन्हें प्रकाश संश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं होती। कौन सही है? अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध कीजिए। देखिए इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि 2 विद्यार्थी रेणु और रोहित जो है लवकों पर चर्चा कर रहे थे। रेणु जो है इस बात पर बल देती है कि पौधे के सभी भागों में यहाँ तक कि जड़ों में भी लवक होते हैं और रोहित कहता है कि नहीं, पादप की जड़ों में लवक अनुपस्थित होते हैं क्योंकि वो भूमि के अंदर होता है और उन्हें प्रकाश संश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको बताना है कि इन दोनों में कौन सही है और अपने उत्तर का औचित्य भी सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखिएगा रेणु सही है। पौधे के सभी भागों की कोशिकाओं में लवक पाए जा सकते हैं। जड़ों में हरित लवक सामान्यतः नहीं होते क्योंकि जड़ों को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए प्रकाश नहीं मिलता, लेकिन जड़ों की कोशिकाओं में अवर्णी लवक पाए जा सकते हैं जो भोजन जैसे स्टार्च, तेल या प्रोटीन का भंडारण करते हैं। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखिएगा कि रेणु सही है। पौधे के सभी भागों की कोशिकाओं में जो है लवक पाए जाते हैं। जड़ों में हरित लवक सामान्यतः नहीं पाया जाता क्योंकि जड़ जो है जमीन के अंदर होता है और उसको प्रकाश संश्लेषण करने के लिए प्रकाश नहीं मिलता, लेकिन जड़ की कोशिकाओं में जो है अवर्णी लवक पाया जा सकता है जिससे भोजन, स्टार्च, जल, प्रोटीन का भंडारण करते हैं। तो रेणु यहाँ पे सही है। छठा प्रश्न है
माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक एक पादप कोशिका की दो कोशिकांग है। विवेचना कीजिए कि ये दोनों कोशिकांग संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से एक दूसरे से किस प्रकार समान और भिन्न है। देखिए, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक जो है एक पादप कोशिका के दो महत्वपूर्ण कोशिकांग है। तो आपको बताना है कि ये दोनों कोशिकांग संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से एक दूसरे से किस प्रकार अलग है और समान है। उत्तर में लिखिएगा समानताएं। दोनों दोहरी झिल्ली से घिरे कोशिकांग हैं। दोनों में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। दोनों कोशिका की ऊर्जा संबंधी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भिन्नताएं में लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त करते हैं। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। हरित लवक में पर्णहरित होता है और यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने में सहायता करता है। तो उत्तर में लिखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक इन दोनों कोशिकांग में क्या समानता है। तो दोनों जो है दोहरी झिल्ली से घिरे कोशिकांग है। दोनों में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है और दोनों कोशिका जो है ऊर्जा संबंधी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और भिन्नताएं क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिकीय श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त करती है और ये ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में संग्रहित होता है। हरित लवक में पर्णहरित होता है और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने में मदद करता है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोशिकांगों के कौन से जोड़े में डीएनए होता है। हरित लवक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गोल्जी उपकरण, राइबोसोम, केंद्रक, लाइसोसोम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक जो है उसमें डीएनए होता है। 8वां प्रश्न है, एक शोधकर्ता ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने समान आकार की दो गाजरों का उपयोग किया। उसने एक गाजर को साधारण जल में और दूसरी को नमक के सांद्र विलयन में रखा। 24 घंटे के पश्चात उसने अपने अवलोकन अभिलेखित किए। देखिए, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक शोधकर्ता जो है एक प्रयोग करते हैं जिसमें वो समान आकार की दो गाजरों का उपयोग करते हैं। एक गाजर को जो है साधारण जल में और दूसरे गाजर को नमक के सांद्र विलयन में रखा जाता है और 24 घंटे के बाद जो है उसका अवलोकन किया जाता है। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह इस प्रयोग के माध्यम से कौन सी परिकल्पना का परीक्षण करना चाहती है। आपको बताना है कि वो इस प्रयोग के माध्यम से किस चीज का परीक्षण करना चाहती है। दूसरा प्रश्न है, इस प्रयोग में सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे। और तीसरा प्रश्न है, साधारण जल में रखी हुई गाजर अनम्य, कठोर और कड़क कुरकुरी रहती है, लेकिन नमक के सांद्र विलयन में रखी हुई गाजर रबड़ जैसी रचीली और नर्म क्यों हो जाती है। तो आपको जो है इन तीनों प्रश्नों का उत्तर करना है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि वह इस प्रयोग के माध्यम से कौन सी परिकल्पना परीक्षण करना चाहती है। तो उत्तर में लिखिएगा वह यह परीक्षण करना चाहती है कि अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों में रखने पर परासरण के कारण पादप कोशिकाओं में जल का आवागमन होता है। दूसरा है कि इस प्रयोग में सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे। तो उत्तर में लिखिएगा कि दोनों गाजरों का आकार और प्रारंभिक भार समान रखा जाना चाहिए, उन्हें समान समय तक विलयनों में रखना चाहिए और प्रयोग से पहले तथा बाद में उनका भार मापना चाहिए। प्रयोग को दोहराकर परिणामों की तुलना भी करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है कि साधारण जल में रखी हुई गाजर अनम्य, कठोर और कड़क कुरकुरी रहती है, लेकिन नमक के सांद्र विलयन में रखी हुई गाजर रबड़ जैसी लचीली एवं नर्म क्यों हो जाती है। तो उत्तर में लिखिएगा साधारण जल में जल कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करता है जिससे कोशिकाएं तनी हुई रहती है और गाजर कठोर एवं कड़क रहती है। नमक के सांद्र विलयन में परासरण के कारण जल कोशिकाओं से बाहर निकलता है, इससे कोशिकाओं की दृढ़ता कम हो जाती है और गाजर रबड़ जैसी लचीली एवं नरम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जीवाणु और जंतु कोशिकाओं में निम्नलिखित संरचनाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति इंगित कीजिए। यहाँ पे आपको कोशिकाओं में संरचनाएं दी गई है, आपको बताना है कि ये जीवाणु कोशिका में होता है या जंतु कोशिका में होता है या नहीं। आपको उपस्थिति या अनुपस्थिति को इंगित करना है। सबसे पहला है गुणसूत्र। गुणसूत्र जीवाणु कोशिका में होता है या नहीं। तो होता है, तो यहाँ पे लिखिएगा उपस्थित, जंतु कोशिका में उपस्थित। उसके बाद है केंद्रक। केंद्रक जीवाणु कोशिका में अनुपस्थित होता है और जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, जीवाणु कोशिका में अनुपस्थित, जंतु कोशिका में उपस्थित। गोल्जी उपकरण, जीवाणु कोशिका में अनुपस्थित, जंतु कोशिका में उपस्थित। उसके बाद है वर्णी लवक, तो जीवाणु कोशिका में अनुपस्थित और जंतु कोशिका में भी अनुपस्थित।
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रयोग कीजिए। छिले हुए आलू के 4 आधे आधे भाग लीजिए और प्रत्येक में आलू को खोखला करके कप का आकार बनाइए। इनमें से एक कप उबले हुए आलू से बना होना चाहिए। प्रत्येक आलू के कप को जल से भरकर बीकर में रखिए। अब प्रयोग को निम्न प्रकार से व्यवस्थित कीजिए। कप का खाली रखिए। कप खा में 1 चम्मच चीनी डालिए। कप गा में 1 चम्मच नमक डालिए। कप घा उबले हुए आलू में 1 चम्मच चीनी डालिए। चारों आलू के कप का कम से कम 2 घंटे तक अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि छिले हुए आलू के 4 आधे आधे भाग को आपको लेना है और आलू को खोखला करके कप का आकार बनाना है और इनमें से एक कप जो है वो उबला हुआ आलू से बना होना चाहिए। अब प्रत्येक आलू के कप को जो है जल से भरकर बीकर में रखना है। अब प्रयोग को निम्न प्रकार से व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, कप का खाली रखिए। कप का को खाली रखना है। कप खा में 1 चम्मच चीनी डालना है। कप गा में 1 चम्मच नमक डालना है और कप घा जो उबला हुआ आलू से बना है उसमें 1 चम्मच चीनी डालना है। अब कहा जा रहा है कि चारों आलू के कप को कम से कम 2 घंटे तक अवलोकन कीजिए। आपको जो है चारों कप को अवलोकन करना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न का एक है, कप खा और गा के खोखले भाग में जल क्यों जमा होता है। प्रश्न 1 में कहा जा रहा है कि कप खा और गा के खोखले भाग में जल क्यों जमा होता है, यह आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, इस प्रयोग के लिए कप का क्यों आवश्यक है। और तीसरा प्रश्न है कि स्पष्ट कीजिए कि कप का और घा के खोखले भागों में पानी क्यों नहीं एकत्र होता। यहाँ पे आप लोगों को 3 प्रश्न पूछा गया, तीनों का उत्तर करना है। तो पहला प्रश्न है कि कप खा और गा के खोखले भाग में जल क्यों जमा होता है। तो उत्तर में लिखिएगा, कप खा और कप गा में चीनी तथा नमक की सांद्रता अधिक होती है। परासरण के कारण आलू की जीवित कोशिकाओं से जल खोखले भाग में आ जाता है, इसलिए वहां जल जमा होता है। आप उत्तर में लिखिएगा कि कप खा और गा के में चीनी और नमक की सांद्रता अधिक होती है, जिस परासरण के कारण आलू की जीवित कोशिकाओं से जल खोखले भाग में आ जाता है, इसलिए वहां पे जल जमा होता है। दूसरा प्रश्न कि इस प्रयोग के लिए कप का क्यों आवश्यक है। तो उत्तर में लिखिएगा कि कप का नियंत्रण के रूप में काम करता है, इससे अन्य कपों में होने वाले परिवर्तनों की तुलना की जा सकती है। और तीसरा प्रश्न है कि स्पष्ट कीजिए कि कप का और घा के खोखले भागों में पानी क्यों नहीं एकत्र होता। तो उत्तर में लिखिएगा, कप का में कोई चीनी या नमक नहीं है, इसलिए जल को खोखले भाग में खींचने वाला सांद्र विलयन नहीं है। कप घा उबले हुए आलू का बना हुआ है। उबलने से कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है और उनकी वर्णात्मक पारगम्यता समाप्त हो जाती है, इसलिए परासरण के कारण जल का सामान्य आवागमन नहीं होता और पानी एकत्र नहीं होता। तो आप उत्तर में लिखिए कि कप का में चीनी या नमक नहीं है, जिस कारण जल को खोखला भाग में खींचने वाला कोई सांद्र विलयन नहीं है, इसलिए कप का में पानी एकत्र नहीं होता। और कप घा में पानी क्यों नहीं एकत्र होता, क्योंकि कप घा जो है वो उबला हुआ आलू से बना है और उबलने के कारण कोशिकाएं जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और वर्णात्मक पारगम्यता समाप्त हो जाती है, इसलिए परासरण के कारण जल का सामान्य आवागमन नहीं होता और पानी एकत्र नहीं होता है। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस युग्म की पहचान कीजिए जो कोशिकांग और उसके कार्य के साथ सुमेलित नहीं है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम का काम प्रोटीन संश्लेषण करना है। दूसरा है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, लिपिड और सेलुलोज का संश्लेषण। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में लिपिड और सेलुलोज का संश्लेषण होता है। और तीसरा है लाइसोसोम, बाह्य पदार्थों का पाचन। तो आपको जो ऐसे कोशिकांग को खोजना है जो उसके कार्य के साथ सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, लिपिड और सेलुलोज का संश्लेषण। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में वसा और हार्मोन का संश्लेषण और भंडारण का काम होता है, ना कि लिपिड और सेलुलोज का संश्लेषण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, लिपिड और सेलुलोज का संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सुकेंद्रकी कोशिका से सभी माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दिया जाए तो आप किस परिणाम की आशा करते हैं। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि किसी सुकेंद्रकी कोशिका से सभी माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल दिया जाएगा तो आप किस परिणाम का आशा करते हैं। तो उत्तर में लिखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की अधिकतर गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं।
यदि सभी माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दिया जाए तो कोशिका में ऊर्जा उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। इससे कोशिका की विभिन्न आवश्यक गतिविधियां प्रभावित होगी और कोशिका ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगी। तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका की अधिकतर गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, और यदि सभी माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल दिया जाएगा तो कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। इससे कोशिका का अलग अलग काम जो है वो प्रभावित होगा और कोशिकाएं जो है ठीक से कार्य नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मानव शरीर में अर्बुद के निर्माण को कौन सी परिघटना रोकती या संदमित करती है? क्या पौधों में भी अर्बुद का विकास हो सकता है? स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मानव शरीर में अर्बुद के निर्माण किस परिघटना के कारण रुकती है या होती है। आपको बताना है कि आप पौधों में भी अर्बुद का विकास हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखिएगा, सामान्य कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नियंत्रित रूप से होता है। जब कोशिकाएं निकटवर्ती कोशिकाओं के संपर्क में आती है तो कोशिका विभाजन रुकने की प्रवृत्ति को संपर्क अवरोध कहा जाता है। कैंसर कोशिकाएं इस नियंत्रण को खो देती है और अनियंत्रित रूप से बढ़ने तथा विभाजित होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्बुद बन सकते हैं। हाँ, पौधों में भी अर्बुद जैसी असामान्य वृद्धि हो सकती है। पौधों में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से ऐसी संरचनाएं विकसित हो सकती है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि सामान्य कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नियंत्रित रूप से होता है, लेकिन जब कोशिकाएं निकटवर्ती कोशिकाओं के संपर्क में आती है तो कोशिका का विभाजन होना रुक जाता है और कोशिका विभाजन की रुकने की प्रवृत्ति को ही संपर्क अवरोध कहा जाता है। तो कैंसर कोशिकाएं जब इस नियंत्रण को खो देती है और अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है और विभाजित होने लगती है, तब जो है अर्बुद का विकास होता है। और आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि क्या पौधों में भी अर्बुद का विकास हो सकता है? तो लिखिए कि हाँ, पौधों में भी अर्बुद जैसी असामान्य वृद्धि हो सकती है। पौधों में कोशिकाओं की अनियंत्रित विधि से ऐसी संरचनाएं विकसित हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से निर्मित होती है। बताइए कि कोशिका झिल्ली के संश्लेषण में कौन सा कोशिकांग सहायता करते हैं। इन यौगिकों के संश्लेषण के स्थान से कोशिका झिल्ली तक के पाथ को लिखिए तथा इसे एक नामांकित चित्र के द्वारा दर्शाइए। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोशिका झिल्ली जो है वो प्रोटीन और लिपिड से निर्मित होती है। तो आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली के संश्लेषण में कौन सा कोशिकांग सहायता करता है, और यौगिकों के संश्लेषण के स्थान से कोशिका झिल्ली तक के पाथ को आपको लिखना है और एक नामांकित चित्र बनाना है। उत्तर में लिखिएगा, कोशिका झिल्ली के संश्लेषण में अंतर्द्रव्य जालिका ER और गोल्जी उपकरण सहायता करते हैं। रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन के संश्लेषण में तथा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका लिपिड के संश्लेषण में सहायता करती है। इन पदार्थों को अंतर्द्रव्य जालिका में गोल्जी उपकरण तक पहुंचाया जाता है। गोल्जी उपकरण इन पदार्थों को संशोधित और पैक करता है तथा आगे भेजता है। अंततः ये पदार्थ कोशिका झिल्ली के निर्माण में उपयोग होते हैं। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखिएगा कि कोशिका झिल्ली के संश्लेषण में अंतर्द्रव्य जालिका ER और गोल्जी उपकरण सहायता करते हैं। होता क्या है कि रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में लिपिड का संश्लेषण होता है। फिर इन पदार्थों को जो है अंतर्द्रव्य जालिका से गोल्जी उपकरण तक पहुंचाया जाता है। फिर गोल्जी उपकरण जो इन पदार्थों को संशोधित करता है, पैक करता है और फिर आगे भेजता है। और लास्ट में क्या होता है कि यही सारे पदार्थ जो है कोशिका झिल्ली के निर्माण में उपयोग होते हैं। आपको जो एक नामांकित चित्र भी बनाना है, तो मैं यहाँ चित्र बना दी हूँ, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद 15th क्वेश्चन है, यदि युग्मक समसूत्री विभाजन द्वारा बन जाए तो क्या होगा। आपको बताना है कि यदि युग्मक जो है वो समसूत्री विभाजन द्वारा बनाए जाए तो क्या होगा। उत्तर में लिखिएगा, यदि युग्मक समसूत्री विभाजन द्वारा बनाए जाए तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान ही रहेगी। जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे तो निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। इसलिए युग्मक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनाए जाते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। निषेचन के समय नर और मादा युग्मक के मिलने पर गुणसूत्रों की मूल संख्या पुनः स्थापित हो जाती है। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखिएगा कि यदि युग्मक समसूत्री विभाजन द्वारा बनाया जाएगा तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो जनक कोशिका के समान ही रहेगी। जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे तो निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो दोगुनी हो जाएगी। इसलिए युग्मक जो है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनाए जाते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और जब निषेचन होता है तो निषेचन के समय जो है नर और मादा युग्मक के मिलने पर गुणसूत्रों की मूल संख्या जो है पुनः स्थापित हो जाती है।
अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दीपा नामक एक कृषक अपने खेत में आंवले और नींबू की पैदावार से बहुत प्रसन्न थी। यद्यपि वह स्थानीय बाजार में अपनी उपज की मात्र 1/4 भाग को ही बेच सकी, तथापि यह अनुमान लगाते हुए कि फसल संग्रह के बाद अधिक मात्रा में उत्पाद नष्ट हो सकता है, उसने आंवलों और नींबू की निधानी आय अवधि को बढ़ाने के लिए एक पारंपरिक किंतु वैज्ञानिक रूप से सही विधि अपनाई। उसने विक्रय उत्पाद को लाभदायक उत्पादों जैसे अचार और शरबत में परिवर्तित किया। उसने अतिरिक्त उपज का उपयोग करके फलों के छोटे छोटे टुकड़ों और उनके रस में उपयुक्त मात्रा में नमक, चीनी या गुड़ मिलाकर अचार, शरबत आदि बनाए। देखिए, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि दीपा नामक एक कृषक जो है अपने खेत में आंवले और नींबू की पैदावार से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थी। वो क्या करती है कि स्थानीय बाजार में अपनी उपज का 1/4 हिस्सा जो है बेच पाती है और बाकी उपज को जो है वो जमा करके रखती है। लेकिन उसको ये भी पता था कि अगर वो ज़्यादा जमा करेगी तो उसका उत्पाद जो है वो नष्ट हो सकता है। तो वो क्या करती है कि आंवलों और नींबू की निधानी आय मतलब आय को बढ़ाने के लिए पारंपरिक लेकिन वैज्ञानिक रूप से सही विधि अपनाती है। वो क्या करती है कि उन उत्पादों को अचार और शरबत में परिवर्तित कर देती है और वो क्या करती है कि अतिरिक्त उपज का उपयोग करके जो है फल के छोटे छोटे टुकड़ों में नमक, चीनी, गुड़ मिलाकर अचार और शरबत आदि बना लेती है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नमक और चीनी की उच्च सांद्रता में मिलाने से किस प्रकार एक ऐसा वातावरण बनता है जो भोजन को दूषित करने वाले जीवाणुओं और कवकों की वृद्धि को रोकता है। आपको पूछा जा रहा है कि नमक और चीनी को जब उसमें मिलाया जाता है तो वो किस तरह का वातावरण जो है निर्माण करता है जिससे जीवाणुओं और कवकों की वृद्धि को रोकता है। तो उत्तर में लिखिए कि नमक और चीनी की उच्च सांद्रता के कारण भोजन के आसपास ऐसा वातावरण बनता है जिसमें जल की उपलब्धता कम हो जाती है। परासरण के कारण सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं जल बाहर निकल सकता है। इससे जीवाणुओं और कवकों की वृद्धि रुक सकती है और भोजन अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। तो आप पहले इस प्रश्न के उत्तर में लिखिएगा कि जब नमक और चीनी को मिलाया जाता है तो भोजन के आसपास जो है ऐसा वातावरण बन जाता है जिससे क्या होता है कि उसमें जल की उपलब्धता मतलब जितना जल उसमें था वो पानी जो है उससे बाहर आ जाता है, जिसके कारण जो है उसमें सूक्ष्म जीव जो है नहीं पनप पाते हैं और जीवाणु और कवकों की वृद्धि जो है रुक जाती है, जिससे वो खाना खराब नहीं होता और लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस प्रकार के खाद्य परिरक्षण के लिए एक स्वास्थ्यवर्धक पाक विधि सुझाइए। तो आप उत्तर में लिखिए कि फलों को अच्छी तरह धोकर और स्वच्छ बर्तनों का उपयोग करके उचित मात्रा में नमक, चीनी या गुड़ मिलाकर अचार या शरबत तैयार किया जा सकता है। तैयार खाद्य पदार्थ को स्वच्छ और उचित रूप से बंद पात्र में रखना चाहिए। और तीसरा प्रश्न है कि उपयुक्त स्थिति में कौन से वैज्ञानिक मूल्यों पर ध्यान दिया गया है। और तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस स्थिति में किस वैज्ञानिक मूल्य पर ध्यान दिया गया है। तो आप उत्तर में लिखिए कि इस स्थिति में वैज्ञानिक ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग, संसाधनों का उचित उपयोग, खाद्य पदार्थों का संरक्षण, स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसे वैज्ञानिक मूल्यों पर ध्यान दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 9 के सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगे।